So hello friend, how are you all? मैं CA चंदन सिंह and I welcome you all personally to my YouTube channel CA चंदन सिंह, where you will get all academic as well as the professional update. Okay friend, and in this particular session we are going to cover accounting related to the issue and redemption of preference shares. So be with me and just concentrate on this lecture. What I am going to tell you, it will definitely help you to accelerate on this particular topic, and you, after completing this lecture, your all query relating to the issue and redemption of preference share will automatically gone. Okay friend, so without wasting any time, let's continue the lecture. And if you are new to this channel, then I request you all to subscribe the channel, because this channel will not only help you in your academic preparation, but also it will help you after becoming a professional to get updated with the all update relating to the different law. Okay friend, so let's continue. Let's see here, issue of preference share. Okay, तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर के इशू की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है. ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात हमें यह ध्यान रखना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो प्रेफरेंस शेयर को इशू कर ही नहीं सकती है. तो यहां पे कौन प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा? तो प्रेफरेंस शेयर यहां पे ओनली लिमिटेड कंपनी इशू करेगी. ठीक है, और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होंगी वो ही इसे केवल इशू करेंगी. तो देखिए कंडीशन क्या बोलता है, ए कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर. और यहां पे जो ये कंपनी है, इस कंपनी से आप लोगों को ध्यान रखना है कि दिस इज ए पब्लिक कंपनी, नॉट ए प्राइवेट कंपनी. ओके, दूसरा कंडीशन, इफ द आर्टिकल सो ऑथोराइजेस, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली ये ऑथोराइजेशन होना चाहिए कि कंपनी कैन इशू दी preference share if requirement is arises. Okay, can issue share liable to be redeemed. तो देखो, वो प्रेफरेंस शेयर इशू तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा है कि उनको रिडीम करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करेगी, लेकिन उसको 20 साल के अंदर विद इन 20 ईयर दिस प्रेफरेंस शेयर नीड टू बी रिडीम्ड बाय द कंपनी. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. From the date of their issue under section 55 of the Company Act 2013. Okay friend, तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 55 यहां पे आपको कर देना है. ठीक है, एंड नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेल इशू एनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. ठीक है फ्रेंड, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो क्या कहता है, कोई भी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर है, सेल इशू एनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. तो ये लोग इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं. अब आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकते? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग. 1956 में एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था. ठीक है, फिर देखते हैं
ए कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर, लेकिन कंपनी जो होती है वो प्रेफरेंस शेयर को 20 साल से ऊपर पीरियड के लिए वो इशू कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड 30 ईयर, लेकिन किसी भी हाल में ये 30 साल को पार नहीं करना चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब 20 साल से ऊपर आप कर तो सकते हो, लेकिन 30 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। किस केस में? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि शेड्यूल 5 में क्या स्पेसिफाइड है कि अगर वो कंपनियां जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उनका कोर बिजनेस है, तो वो लोग 30 साल तक के लिए प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हैं, जबकि बाकी जो कंपनियां होंगी 20 से ऊपर जा ही नहीं सकता। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है सेक्शन 55, क्योंकि सेक्शन 55 ये बोलता है कि 20 साल के अंदर अंदर तो रिडीम कर ही देना है। ठीक है दोस्तों, होप सो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर द रिडम्पशन इज सब्जेक्ट टू मिनिमम 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर ईयर from the 21st year onward or earlier on proportionate basis at the option of preference share holder। लेकिन जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियां हैं, इसमें एक कंडीशन क्या जोड़ दिया कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे, ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर वांट that their preference shares shall be redeemed, then company will at least 10% of preference share shall redeem from the 21st year onward or earlier on proportionate basis। ठीक है, तो 21वें साल से या उससे पहले से भी कंपनी 10% टोटल प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऑप्शन पे रिडीम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये कुछ बेसिक बातें थी इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताते रहना, बिल्कुल आ रहा होगा। आगे देखते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आप बोलोगे ये नोट्स कहां से लाया आपने? तो कहीं से नहीं है, ये नोट्स आपके स्टडी मटेरियल का है, CS एग्जीक्यूटिव वालों। ठीक है, ये आपके स्टडी मटेरियल का ही नोट्स है, बस उसको मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया है और कुछ नहीं। और अब आप रही बात कॉपी की, तो देखो इतना मेहनत करने का टाइम तो आप लोगों के पास है नहीं, तो ये PDF तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा ही। आप जस्ट इसका क्या करना, प्रिंट आउट निकाल करके और इसको अपनी कॉपी में अटैच कर देना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना साथ ही साथ। ठीक है, तो देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। द प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम ओनली व्हेन दे आर फुली पेड अप। क्या बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम तभी किया जाएगा जब वो फुली पेड अप होंगी। जब प्रेफरेंस शेयर दोस्तों आपका फुली पेड अप होगा तभी आप इसको रिडीम करोगे। ठीक है, लेकिन कहां से करोगे ये भी तो जान लो, सोर्सेस क्या है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो इसका मतलब ये हुआ केवल वही प्रॉफिट आप लोग यूज कर सकते हो जो कि फ्री रिजर्व से, क्योंकि ओनली फ्री रिजर्व कैन ओनली बी यूज फॉर पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दी डिविडेंड। तो यहां पे जो भी प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व, और उसी में से कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी। या फिर आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर पर्पज ऑफ सच रिडम्पशन। या फिर दोस्तों कहां से कर सकती है वो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर करके। तो नया शेयर प्रेफरेंस भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है। तो फ्रेश इशू करके मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडम्पशन, और आप रिडीम कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि ये जो प्रेफरेंस शेयर जो है ना, यह आपके कैपिटल का पार्ट है। बोलो हाँ या ना, अग्री करते हो ना? यह आपके कैपिटल का पार्ट है। तो जब प्रेफरेंस शेयर को जब आप रिडीम करते हो, तो रिडीम करने की वजह से आपका कैपिटल रिड्यूस होता है। बोलो हाँ या ना, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है। आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल आपका
रिड्यूस होता है तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। तो इस कैपिटल रिडक्शन को मेक गुड करने के लिए मेक गुड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल अमाउंट का जो प्रेफरेंशियल का जो नॉमिनल अमाउंट होता है, जो फेस वैल्यू होती है, उसके बराबर कुछ पैसा हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल देना होता है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि मान के चलो 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर हटा तो उसकी जगह पे रिजर्व में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आ गया और उसने क्या किया, उसकी कमी को पूरा कर दिया। तो इसके चलते आपका जो कैपिटल बेस जो था, आपका कैपिटल बेस रिड्यूस होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी a sum equal to nominal amount of share that are to be redeemed shall be transferred to reserve called capital redemption reserve account out of profit of the company। ठीक है दोस्तों, उसको हमें ट्रांसफर करना होगा एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर। ठीक है, चलिए आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए अब बताती है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपने अकाउंटिंग में तो पढ़ा था ना आपने कि भैया प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकते हैं। तो अगर प्रीमियम पे रिडीम आप करोगे प्रेफरेंस शेयर को तो वो होता है कंपनी के लिए लॉस होता है। तो अब आप बताओ क्या वो रेवेन्यू लॉस है? जी नहीं, दैट इज नॉट अ रेवेन्यू लॉस, दैट इज अ कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस को हमें क्या करना होता है, रिटर्न ऑफ करना होता है। तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर जो है ना, इसके चलते जो कंपनी को लॉस आएगा उस लॉस को रिटर्न ऑफ करने की बात ये करता है। ठीक है, तो देखिए फॉर द कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 133, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 133 में किसके बारे में बात करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शुड बी comprised with the accounting standard as where applicable। ठीक है, तो जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है वो प्रीमियम को रिडीम, जो प्रीमियम रिडेम्पशन पे पेएबल है उसको राइट ऑफ करेंगी फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर शेयर आर रिडीम करने से पहले ही उसको क्या करना होगा, कंपनी के प्रॉफिट में से राइट ऑफ कर देना होगा। तो सेल बी प्रोवाइडेड आउट का मतलब राइट ऑफ करना। ठीक है, एंड फॉर रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये किन कंपनियों की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कंपनी एक्ट 1956 वाला। तो उस समय जब 1956 का जो चल रहा था तो वहां पे क्या बोलता था, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन शेल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कि जो भी प्रीमियम पेएबल होगा उसको हम कंपनी के प्रॉफिट में से राइट ऑफ करेंगे या फिर आउट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, एंड फॉर कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन कंपनी, तो देखो ये जो बी पार्ट है ये बात कर रहा है कंपनी एक्ट 1956 का, और ये जो ए और सी पार्ट है वो बात कर रहा है कंपनी एक्ट 2013 का। तो ये जो ए पार्ट है वो कंपनी एक्ट 2013 जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं, जबकि सी क्या है, जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं होता है। तो इस केस में द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन शेल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो इस केस में क्या होगा, जो भी प्रीमियम पेएबल होगा रिडम्पशन के ऊपर उसको कंपनी अपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ करेगी या फिर आउट ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिफोर सच शेयर आर रिडीम, या फिर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बिफोर सच शेयर आर रिडीम। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट केस 1, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो पहली बात ये बोलता है ना कि अगर प्रॉफिट में से रिडीम करोगे जो कि डिविडेंड के तौर पे अवेलेबल है तो क्या केस बनेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है, बता दो, आ रहा है समझ में, देख लो। तो देखो जर्नल एंट्री नंबर 1, ट्रांसफर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो एक आप सीआरआर क्रिएट करोगे
विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, यूटिलाइज क्या करोगे, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, चलिए, इफ करंट एसेट आर रियलाइज टू प्रोवाइड कैश फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि अगर करंट एसेट आपने रियलाइज कर लिया तो क्या होगा रिडम्पशन के लिए, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्ट टू एसेट अकाउंट विद द रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट, तो जितने में एसेट बिकेगा उसमें से उसको क्रेडिट कर दो और बैंक को डेबिट कर दो। ठीक है। ऑन ट्रांसफर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, तो अब क्या करोगे, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो देखो दोस्तों, जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट था उसको आप डेबिट कर दोगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के नाम से विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू से, और क्रेडिट किसको करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलना है, पेमेंट मिलना है। अब बात आती है कि अगर प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे हो तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस शेयर यहां नॉमिनल वैल्यू से एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अब ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम, ये आपका कैपिटल लॉस है, तो कैपिटल लॉस को आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। तो फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट with the amount of premium paid on redemption to premium on redemption of preference share account, और यहां पे प्रीमियम को आप क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। और छठे नंबर पे ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब आपको पता है ना, आप बोलोगे ये आपने पहले क्यों किया, ये एंट्री पहले क्यों किया, बच्चों क्लियर लिखा हुआ था, उसको राइट ऑफ करेंगे बिफोर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसीलिए जो रिडम्पशन की जो एंट्री होनी है ना वो सबसे लास्ट में होनी है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट पेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कमेंट बिलो द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to like this video so that this video can be reachable to the maximum number of student. Okay, let's see here. Illustration number 6. Hello Limited had an issue of 2000 10% redeemable preference share of ₹100 each. ठीक है फ्रेंड, redeemable preference share repayable at a premium of 10%. तो दोस्तों प्रीमियम पेएबल हाउ मच है, 10% पे, देख रहे हो ना, ये 10% की प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो इसका मतलब 10% हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, तो दिस शेयर आर टू बी रिडीम आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व, और इस शेयर को कैसे रिडीम करना है, अक्यूमुलेटेड रिजर्व में से विच आर मोर देन द नेसेसरी सम रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, जितना रिडम्पशन के लिए हमें चाहिए उससे ज्यादा अक्यूमुलेटेड रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ है तो नोट हो रही, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अब आप ही बता दो कितना हमें रिडीम करना है, 2000 इंटू में 100 यानी कि 2 लाख, तो हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट 2 लाख का पड़ा हुआ है। ठीक है, सो द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी assuming that the premium on redemption of share has to be written off against the company security premium reserve। अब इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है ना। चलो, तो पहला क्या करोगे, सीआरआर बनाओगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, क्योंकि आपके पास अकोमुलेटेड रिजर्व है ना, तो अकोमुलेटेड को क्या बोलते हो आप, जनरली तो बोलते हो। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2 लाख, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू सीआरआर। अब बोलो क्या करोगे, अब जो प्रेफरेंस शेयर है उसका क्रेडिट दोगे, क्रेडिट किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10% था ना, तो 20,000 टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 220। ठीक है, नाउ ये जो 20,000 जो है आपका प्रीमियम, ये आपका लॉस है, कैपिटल लॉस, तो कैपिटल लॉस को कैसे अडॉप्ट करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, याद रखना कैपिटल लॉस है, रेवेन्यू लॉस नहीं है।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट 20,000 टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 20,000. Okay friend, now you have to pay 10 preference share holder account debit to bank account 2,20,000 2,20,000. ठीक है. अब देखो यहां पे एक नोट लिखा है, आप लोग देख लो. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट रिप्लेस द 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रिमेन अनचेंज. और आप लोगों से बेटर कैपिटल स्ट्रक्चर समझता कौन है? कौन समझेगा? क्योंकि मैंने आप लोगों को तो काफी डेप्थ में पढ़ाया है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में याद तो होगा ही आप लोगों को. आगे देखिए केस नंबर 2. केस नंबर 2, इफ द redeemable preference share are redeemed out of proceeds of fresh issue of share made for the purpose of redemption. कि अगर redeemable preference share को redeem किया गया out of proceeds of fresh issue of share made for purpose of redemption, तो हम यहां redeem कैसे कर रहे हैं? out of the fresh issue of share. तो देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये पढ़ लो आप लोग. देखो क्या लिखा है. In case where redeemable preference share are redeemed out of proceeds received from fresh issue of share, the share capital account is by fresh issue shall take place of redeemable preference share. ठीक है. कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिडम्पशन. तो अब फ्रेश इशू से ही तो रिडीम किया जाएगा. दस इन सच केस न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट मस्ट बी इक्वल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम. और मजे की बात तो दोस्तों ये है कि जब फ्रेश इशू जब किया जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, तो इस केस में हमें सीआरआर बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों कहा आपने कि सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है? मेरे बच्चों एक चीज क्लियर बताओ, जितने से प्रेफरेंस शेयर गया उसकी जगह पे अगर फ्रेश इक्विटी शेयर आ गया तो आप ही बताओ क्या आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई इंपैक्ट पड़ा? आंसर इज नो. देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एंड हेंस देयर इज नो नीड टू क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है, याद रखिएगा आप लोग. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, जैसे कि अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया या फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया, और सेल करके जो प्रोसीड्स आता है उस प्रोसीड्स के द्वारा जब हम प्रेफरेंस शेयर को पे करते हैं, तो क्या सीआरआर बनाने की जरूरत होगी? तो माय डियर, माय आंसर विल बी यस. मेरा आंसर यस है. क्यों? क्योंकि देखो उधर आपका पैसा आया, इधर से आपका प्रेफरेंस गया, तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर पे तो फर्क पड़ा ही ना. आखिर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे तो फर्क पड़ ही गया. तो इसके चलते आपको सीआरआर इस केस में बनाने की जरूरत पड़ेगी. लेकिन जब फ्रेश इशू करोगे तो सीआरआर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है. अब आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं. देखो डायमंड लिमिटेड हैज पार्ट ऑफ इट शेयर कंसिस्टिंग ऑफ 20,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच रीपेएबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. वो 10% के प्रीमियम पे, देख लो ध्यान से, रीपेएबल क्या कहता है? 10% की प्रीमियम पे. तो ये 10% का लॉस होगा. द शेयर हैव नाउ बी रेडी फॉर रिडम्पशन. शेयर अब रिडम्पशन के लिए रेडी है. तो इट डिसाइडेड दैट, कंपनी ने क्या डिसाइड किया? होल अमाउंट विल बी रिडीम आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 ईच एंड होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश एंड 12 प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम फॉर द रेलेवेंट पोर्शन. और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को हमने क्या कर दिया दोस्तों? रिडीम कर दिया. तो बता दो, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. आपने नया शेयर इशू किया है, और जब आप शेयर इशू करते हो तो आपको पता है एंट्री होती है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. क्योंकि यहां पे आप कॉल थोड़े ना मंगा रहे हो. यू आर नॉट मेकिंग एनी कॉल माय फ्रेंड, यू आर नॉट मेकिंग एनी कॉल हियर. देयरफॉर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. और ये तो आप लोगों ने पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को. इक्विटी शेयर का एंट्री याद कर लो सबसे पहली क्लास में. आगे देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 30,000
टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था बच्चों, 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के बराबर, और 15 रुपीज क्या था, प्रीमियम था, 5 रुपए का प्रीमियम। तो 20 इंटू में 5, 1 लाख। अलॉटमेंट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मजेदारी की। अब दे दो क्रेडिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,10,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। या आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को दोस्तों क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब आप बोलोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो था ही नहीं। अरे कैसे नहीं था सिक्योरिटी प्रीमियम, मैं मानता हूं क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन यहां देखो ना, इक्विटी पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ ही गया ना, तो कर लो यूटिलाइज इसको। ठीक है, एंड 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि 2,10,000, 2,10,000। ठीक है माय डियर, चलिए केस नंबर 3 एक एग्जांपल और देखते हैं, और उसके बाद आपका ये प्रेफरेंस शेयर होता है समाप्त। आ रहा है समझ में, पक्का बताना, कोई स्पीडली तो नहीं जा रहा ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए, इफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी which would otherwise be available for dividend and partly out of proceed of fresh issue of share made for the purpose of redemption। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करना है, 50,000 का तो आपने शेयर इशू कर लिया और 50,000 आप प्रॉफिट में से पे करते हो। तो आप बताओ क्या 50,000 के लिए सीआरआर बनाने की जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 101% जरूरत पड़ने वाली है भाई, क्योंकि 50,000 से देखो इक्विटी 50,000 की जगह तो इक्विटी शेयर आ जाएगा, तो इतने 50,000 के कैपिटल स्ट्रक्चर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाकी का जो 50,000 जो जा रहा है ना उस पे इंपैक्ट पड़ा है, तो उसके लिए आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो इन सच केस द सीआरआर अकाउंट ए न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट टेकन टुगेदर विल रिप्लेस द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। 10 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कितना होगा, सीआरआर प्लस में न्यू शेयर के बराबर। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जंपर लिमिटेड बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2019, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल देखो नोट 1 है, 350 रिजर्व एंड सरप्लस में नोट 2 है। अभी हम देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। ट्रेड पेएबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन टोटल आ गया 476200। ठीक है, एसेट साइड में आपका नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 225 का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60,000, इन्वेंट्री 13500, ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अदर करंट एसेट 191,200। देखो नोट देखो, शेयर कैपिटल में क्या क्या था, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है आपका 4,000 इक्विटी शेयर 4 लाख का। ठीक है, तो 1,000 तो इसमें प्रेफरेंस शेयर था, 1 लाख का 100 रुपए वाला, तो ये आपको 1 लाख रिडीम करना है। ठीक है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, तो इसमें क्या क्या है बता दो। देखो ये ऑथोराइज है आपका, ध्यान से सुन लो, ये ऑथोराइज है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 5 लाख, तो 5 लाख कैसे देखो यहाँ पे ये टोटल हो गया ना 5 लाख ऑथोराइज वाला। अब देखो इशूड सब्सक्राइब कोल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 इज फुली पेड अप। ठीक है, 1 लाख 25,000 इक्विटी शेयर 250, तो इशूड कितना है 350। तो अब बताओ किसको रिडीम करोगे, इसको रिडीम करोगे या इसको रिडीम करोगे? अरे इसको रिडीम करोगे, वो अभी इशू ही कहां है, समझ पा रहे हो? समझो इस चीज को। रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 9,000, सरप्लस अकाउंट 55,000। ठीक है, ठीक है, चलिए, इन ऑर्डर टू रिडीम इट प्रेफरेंस शेयर द कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10% की प्रीमियम पर हमने शेयर इशू कर दिया। एंड सोल्ड 8 इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,800 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है बच्चों, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 55 तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 55, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 50 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5000। ठीक है। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, देखो 50,000 का बना दिया, क्योंकि 50,000 का क्या इशू हुआ, 50,000 का शेयर इशू हुआ, तो 50,000 का आ गया। अब आप बोलोगे सर ये इन्वेस्टमेंट भी तो बिका था, अरे बिका था, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर तो 50,000 से कम पड़ा ना, इसलिए सीआरआर बनाना पड़ेगा, याद रखना। बैंक अकाउंट डेबिट 70,800 का बिका, इन्वेस्टमेंट था कितने का, 60,000 का, तो ये सरप्लस अकाउंट में गया 10,800। ठीक है। 10% रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बताओ 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10, तो बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना क्रेडिट मिलेगा, 1,10,000। अब इस लॉस को क्या करोगे आप, राइट ऑफ कर दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में 10,000 और फाइनली आप पे कर दोगे 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,10,000 एंड टू बैंक अकाउंट 1,10,000, अमाउंट ड्यू टू 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ऑन रिडम्पशन पेड। और इसी के साथ आपका ये अकाउंटिंग फॉर प्रेफरेंस शेयर होता है खत्म। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोग बस जल्दी से एमसीक्यू ओपन करना और फटाफट एमसीक्यू को सोल्व करना। कोई एमसीक्यू अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो काइंडली टेक अ पिक एंड सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, देखिए नोट देख लो क्या कहता है, इन द अबव एग्जांपल द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रिमेन अनचेंज्ड as seen by fact the equity share capital is issued at 50,000 and capital redemption reserve is at 50,000, so we jointly replace 10% redeemable preference share capital of rupees 1 lakh and hope so आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में दोस्तों आया हो। मैंने पूरा कोशिश किया आप लोगों को अच्छे से समझाने का। तो इस तरीके से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से दोस्तों कंप्लीट कर लेना। अब कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को कराऊंगा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। और हाँ दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि एक तो स्वीट इक्विटी शेयर और एक आपका एक कौन सा भैया ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको कंप्रीहेंसिव में कराऊंगा डिटेल में पूरा, तो उसको भी आप लोग होल्ड करना। और कल के लेक्चर में मैं आपको दूंगा रिडीमेबल अंडरराइटिंग ऑफ शेयर और उसके अगले लेक्चर में आप लोगों को मिलेगा डिबेंचर का रिडम्पशन। ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुअली हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे और आगे से आपको हर दिन एक लेक्चर मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं और एक बार दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए लोग जुड़ रहे हो मेरे साथ तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलिए फिर इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूं।